प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कस किए थे उसको हम लोग आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। In the previous classes, I had discussed with you कि what is Heisenberg uncertainty principle। तो Heisenberg uncertainty principle में क्या था? Yes, what's your name? शगुन। Okay, तो Heisenberg uncertainty principle में क्या था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ, किसी भी एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, तो उस केस में उसके वेलोसिटी एज वेल एज पोजीशन साइमल्टेनियसली हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते। मींस वी कैन नॉट फाइंड आउट द पोजीशन एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ द दैट इलेक्ट्रॉन इज व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? तो दिस प्रिंसिपल इज नोन एज Heisenberg uncertainty principle. This is clear to all of you. In the previous classes I have discussed with all of you, delta x is the uncertainty in position, delta p means delta v, we can say delta v is equal to what? Uncertainty in velocity, as well as delta p is equal to uncertainty in momentum. Momentum is equal to what? Product of mass as well as velocity. So we can say that product of mass and velocity is called momentum. In the previous classes I have discussed delta x into delta p is greater than equal to h upon 4 pi. What about h? H is known as Planck constant and the value of this will be equal to 6.62 into 10 to the power minus 34. Clear a point? And 4 pi is greater than h upon 4 pi. Today I will discuss with all of you modern atomic model. मॉडर्न एटॉमिक मॉडल से एक चीज और भी है, मैक्स प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। मैक्स प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी, मैक्स प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी ऑफ प्लैंक की स्पेलिंग आप देखो, इस कभी कभी आपको PLANC भी लिखा हुआ होता है मिलेगा और PLANK भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो मैक्सवेल इनका पूरा नाम था, एक्चुअल में इनका पूरा नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो 1900 में approximately we can see the year 1900 में मैक्सवेल ने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में थ्योरी एस्टेब्लिश की थी। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी इन्होंने बताया था। इलेक्ट्रॉन्स जब भी अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, जिस ऑर्बिट में घूमते हैं, उस ऑर्बिट को हम आपको बताए थे कि उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है एंड दैट ऑर्बिट इज नोन एज ए स्टेशनरी ऑर्बिट। ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या होता है? व्हाट अबाउट दैट? एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है। तो इन्होंने बताया कि व्हाइल रिवॉल्विंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट, किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो ना ही इमिट करता है एनर्जी, ना ही वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। इमिट मीन्स ना ही वो रिलीज करता है और ना ही वो एब्जॉर्ब करता है, बल्कि वो एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की नहीं होती, किसकी होती है? ऑर्बिट की होती है। तो उन्होंने ये चीजें एक्सप्लेन की। किसने? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने बताया दिस इज योर न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन दिस। इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स ये एक ऑर्बिट में, फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। तो अब जब रिवॉल्व कर रहा है तो इस केस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन और एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बल्कि वो स्टेशनरी ऑर्बिट की क्या होगी? एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स होती है। तो ही एक्सप्लेन दैट, व्हाट ही एक्सप्लेन दैट मैक्सवेल, कि जो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसमें जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और लूज करता है, वो स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी होती है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, नॉट एब्जॉर्ब्ड और एमिट continuously, but it is absorbed or emit discontinuously in the form of packets। और small पैकेट्स के फॉर्म में ये एनर्जी क्या करता है? गेन करता है। जितनी इसको जरूरत होती है इसके मूवमेंट के लिए अराउंड दिस ऑर्बिट, वी कैन से इस ऑर्बिट के चारों तरफ घूमने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होगी वो पैकेट्स के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स डिसकंटिन्यूअसली वे में ये क्या करता है? गेन करता है और लूज करता है, दैट वी कैन से। क्लियर पॉइंट? अब ये जो है आपका पैकेट्स, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, दैट एनर्जी इज नोन एज क्वांटम ऑफ एनर्जी।
इसको इन्होंने बोला कि दिस एनर्जी इज नोन एज व्हाट, क्वांटम ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी को इन्होंने बोला कि दिस इज नोन एज क्वांटम ऑफ एनर्जी। एंड ये क्वांटम ऑफ एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व जब करेगा तो उसमें से रेडिएशन इमिट होगा। यू नो अबाउट दिस, जैसे लाइट जो है आपका ट्रैवल करता है, तो लाइट में भी क्या है, क्वांटम ऑफ एनर्जी है। लाइट की क्वांटम ऑफ एनर्जी क्या होता है, फोटोन। फोटोन कैरियर करता है, लाइट को क्या करता है, कैरी करता है। फोटोन क्या माना जाता है, लाइट का कैरियर। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो फोटोन जो है वो लाइट का आपका कैरियर माना जाता है। तो उसी तरह से लाइट की क्वांटम ऑफ एनर्जी क्या होगी, फोटोन। फोटोन को बोलते हैं ना लाइट का क्वांटम ऑफ एनर्जी फोटोन। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो उससे रेडिएशंस इमिट होंगे। तो वो रेडिएशन जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब जो इसकी क्वांटम ऑफ एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। एंड दिस इज नोन एज न्यू। इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। So E we can say that E is directly proportional to nu, and to remove this proportionality sign we have to put a constant and that is known as Planck constant. So E is equal to h nu. इन्होंने बताया था E is equal to h nu. This point is clear to all of you or not? तो ये 1905 में means you can say that कि approximately 1900 to 1905 में इन्होंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की थी। इसके बाद आपका आया था मोलर एटॉमिक मॉडल, जिसको स्क्रोडिंगर ने एक्सप्लेन किया था। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में भी बताया था कि ब्लैक बॉडी की जो रेडिएशंस होते हैं, जैसे ब्लैक को क्या माना जाता है, जैसे जितने भी ब्लैक बॉडी, यू नो दैट ब्लैक कलर इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। हीट को जो है गुडली एब्जॉर्ब करता है। क्यों करता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्यों करता है वो, क्यों गुड एब्जॉर्बर होता है हीट का? इसलिए कि जो भी रेडिएशंस आती हैं, ठीक है, जो भी रेडिएशंस आती हैं वो उसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब क्यों करता है, इसलिए कि जो भी उसमें पार्टिकल्स होते हैं, जो भी उसमें पार्टिकल्स होते हैं वो उसके एनर्जी को, रेडिएशंस के एनर्जी को क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। और वो गेन करते हैं तो वो हीट एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेट होता है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? वो हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, डिसिपेट होता है। तो वही आप ब्लैक बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या करते हैं, उस रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद वो खुद में एनर्जी, एक उनमें एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ऑल्सो वी कैन से कि ये रेडिएशन से हम लोग इस कॉन्सेप्ट से एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन से ब्लैक बॉडी रेडिएशन की कॉन्सेप्ट को भी हम एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर है सबको? यस। कोई डाउट, आपको कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, एनीवन? आपको समझ में आ रहा है? आपका ये फर्स्ट क्लास है ना? यस। बाकी तो पिछले क्लास में आए ही थे। नेक्स्ट, तो इसमें आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं, तो लिखिए आप। इन 1900 write down this. Max Planck explained about the phenomena of photoelectric effect, and black body radiation, which was further explained the phenomena of photoelectric effect and black body radiation. It was further extended by Einstein. जो आइंस्टाइन के द्वारा फर्दर एक्सटेंड किया गया था। It was further extended by Einstein. This point is clear to you? तो आइंस्टाइन के द्वारा जो है वो किया गया था। तो इसके लिखोगे आप फर्स्ट जो पोस्टुलेट्स हैं इनके, वो लिखोगे आप।
द रेडिएंट एनर्जी, द फीचर्स ऑफ मीन्स हिज थ्योरी आर, ऐसे लिख लो, द फीचर्स ऑफ हिज थ्योरी आर, फर्स्ट पॉइंट द रेडिएंट एनर्जी is not emitted or absorbed, the radiant energy is not emitted or absorbed continuously but discontinuously in the form of packets, called quantum of energy, in the form of quantum of energy, नहीं, in the form of a small packets बोले हैं, in the form of a small packets, but this continuously in the form of a small packets called quantum of energy, सबको समझ में आया? तो ये आपका क्वांटम ऑफ एनर्जी हो गया, मतलब डिसकंटिन्यूअसली, समझिए इस चीज को, ये आपका एक ऑर्बिट हो गया, दिस इज योर ऑर्बिट, और इस ऑर्बिट की एनर्जी आपकी फिक्स्ड है, इस ऑर्बिट की और एनर्जी फिक्स्ड है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, क्लियर है पॉइंट? तो इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व कर रहे हैं इसमें आप देखोगे कि ये पैकेट्स, ये स्मॉल पैकेट्स है इसमें, तो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में जो है इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ये स्टेशनरी ऑर्बिट दे रहे हैं डिसकंटिन्यूअस वे में, और इसको बोल रहे हैं ये रेडिएशंस की वजह से हो रहा है। ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स से जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं वो इस स्टेशनरी ऑर्बिट से कोलाइड कर रही हैं, और वहां से जो है एनर्जी इसको फिर मिल रहा है रेडिएशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है इन्फिनिट टाइम तक। इलेक्ट्रॉन्स कभी यहाँ पे इस ऑर्बिट में ऐसा नहीं है कि एक जगह फिक्स्ड है, बैठा हुआ स्टेशनरी नहीं है, ठीक है, रेस्ट में नहीं है, वो मूव कर रहा है, इन्फिनिट टाइम तक मूव कर रहा है। तो कोई भी चीज इन्फिनिट टाइम तक कब मूव करेगी, जब तक उसकी एनर्जी कॉन्स्टेंटली बनी रहेगी। तो इस केस में इसकी एनर्जी हमेशा क्या हो रही है, इस ऑर्बिट में कॉन्स्टेंटली बनी रह रही है, क्लियर है पॉइंट? तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ वाज कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी, द क्वांटम ऑफ एनर्जी, ये आप लिख लो, द क्वांटम ऑफ एनर्जी फॉर लाइट इज फोटोन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, लाइट के लिए क्वांटम ऑफ एनर्जी क्या होता है, फोटोन। द क्वांटम ऑफ एनर्जी फॉर लाइट इज फोटोन, बस ऐसे लिख लो, क्वांटम ऑफ एनर्जी फॉर लाइट इज फोटोन। तो फोटोन जो है वो आपका क्वांटम ऑफ एनर्जी हो गया। सेकेंड नंबर लिखोगे आप कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और न्यू को आप करेंगे इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, is equal to, you have to write down h into nu, h into nu. This point is clear to you or not? सबको क्लियर है? आगे हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर ये देखो जो क्वांटम ऑफ एनर्जी है ना, इसको जो है हम लोग डिस्क्राइब करते हैं क्वांटम नंबर से। तो क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर आपका आगे होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर के बहुत सारे नाम हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर भी इसको बोलते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। सेकेंड नंबर इज आपका हो जाएगा मॉडर्न क्वांटम नंबर, मॉडर्न एटॉमिक नंबर। तो जो मेन पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछा जाता है वही आपको हम बता रहे हैं। मॉडर्न एटॉमिक मॉडल वाज गिवन बाय स्क्रोडिंजर, यू नो स्क्रोडिंजर ने लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन किया था, वेव नेचर को एक्सप्लेन। तो इन्होंने जो है 1925 के अप्रॉक्स में इन्होंने ये मॉडल दिया था, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। इसके बाद आया था मैक्सवेल प्लैंक कांस्टेंट जो थ्योरी थी, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की। इसके बाद ये आई थी थ्योरी मॉडर्न एटॉमिक मॉडल की, जो स्क्रोडिंजर ने दिया था। तो स्क्रोडिंजर ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में एक मैथमेटिकल फंक्शन दिया था जिसको बोला गया था शाई, दिस इज नोन एज शाई। इन्होंने बताया था कि शाई कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन। ये जो मैथमेटिकल फंक्शन है शाई, ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व होने की, कहाँ कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और उसकी एनर्जी कितनी है, ये सभी जो है
इन सभी चीज़ों का इंफॉर्मेशन वो कौन कंटेन करता है? ये आपका साइज जो है, ये एक वेव फंक्शन उन्होंने एज्यूम किया. दिस इज अ वेव फंक्शन एंड इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स while revolving around the nucleus of their atom. ठीक है, तो अपने एटम्स के अराउंड जो भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है उसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन जो है ये कंटेन करता है. दिस इज द वेव फंक्शन साई, उन्होंने ये बताया. ठीक है, अब इसके बाद साई का अगर स्क्वायर करें, दिस इज द साई स्क्वायर. अब उसके बाद उन्होंने वेव फंक्शन के थ्रू साई स्क्वायर के बारे में बताया कि अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये बताता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट इन एनी एटम. ठीक है, तो बोल रहा है कि साई स्क्वायर क्या करता है, आपकी प्रोबेबिलिटी को बताता है कि कौन से ऑर्बिट में कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट हैं. तो ये साई स्क्वायर बताता है. ठीक है, तो ऐसे इन्होंने जो है वो मॉडल दिए थे और भी बहुत सारे मॉडल दिए थे कि साई स्क्वायर जो है वो फंक्शन है. उसके बाद इसको एक इसके ऊपर इक्वेशन आती है. इक्वेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपके लिए, तो साई स्क्वायर से इक्वेशन इसको मास्टर्स में आप पढ़ते हैं. आगे अगर केमिस्ट्री लेते हैं तो मास्टर्स में उसका 18 पेज में सोल्यूशन होता है. ठीक है, साई इसमें होता है साई स्क्वायर, फिर डेल्टा, फिर इनटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस समथिंग एंड समथिंग. तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से. मैथ में हम लोग पढ़ते हैं, एक चैप्टर होता है कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा साई वेव फंक्शन. बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, इसलिए इसके बारे में पूछा जाता है. साई इज अ वेव फंक्शन रिलेटेड टू मॉडर्न एटॉमिक मॉडल व्हिच वाज गिवन बाय स्क्रोडिंगर. बस इतना ही आपको जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? तो इसमें लिख लो 2 पॉइंट्स आपके हैं बस, कि साई वेव फंक्शन है, ये कंटेन करता है ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और दूसरा आपका साई स्क्वायर tells about the probability of finding an electron around the nucleus of an atom in any orbit, you can say. These 2 points you need to write. First number point लिखिए आप, psi wave function. Psi is a wave function which was assumed by Schrodinger, and it contains all the information about an electron. It contains all the information about an electron. आपका बैकग्राउंड क्या है? केमिस्ट्री, कॉमर्स है. आपको ये समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, काफ़ी कम आ रहा होगा आई थिंक सब तो. ठीक है, पिछले ये 20 का भी पोर्शन है आपका. तो वेव फंक्शन जो है तो मीन्स इट कंटेन्स साई वेव फंक्शन साई. स्क्रोडिंगर assumed wave function psi which contains all the information about an electron. इलेक्ट्रॉन के बारे में ये सभी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है. ठीक है, which contains all the information about an electron. सेकेंड नंबर देखो साई स्क्वायर. थोड़ा थोड़ा पढ़ना है इसको, इसलिए किसी क्वेश्चन आ जाते हैं. साई स्क्वायर is the probability of finding an electron psi square tells about the probability of finding an electron around the nucleus of any atom. And it is obtained by solving a differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करके उसके बारे में वो पता लगाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लिखो थर्ड नंबर पॉइंट, कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में वो 3 क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन किया गया. ही एक्सप्लेन द position of electrons by 3 quantum number. by 3 quantum number. ठीक है, तो स्पिन वगैरह भी आए थे, आपको पता ही है. ऐसे 4 क्वांटम नंबर होते हैं,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, या एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। थर्ड नंबर होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। फोर्थ नंबर होता है स्पिन क्वांटम नंबर। विल डिस्कस दिस, ठीक है। अब देखो इसमें आगे 4K से हमारे यहाँ से समझने वाला पार्ट है, ठीक है। इसलिए कि एटॉमिक मॉडल जितने भी थे सब आपके फिनिश हो गए यहाँ पे। और उसके बाद जो है पहले हम लोगों ने पढ़ा था एटॉमिक मॉडल हिजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, फिर उसके बाद बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ा था, शुरू से हम लोग पढ़ रहे थे थॉमसन से, उसके बाद फिर रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड के बाद फिर बोर आए, बोर्स मॉडल भी हमने देखा। उसके बाद जो है आपका बोर्स के पोस्टुलेट जो थे इंपॉर्टेंट उसको भी देखा हमने। उसके बाद जो है आपका हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी हमने देखा। उसके बाद मैक्सवेल प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी भी देखा, एज वेल एज मॉडर्न एटॉमिक मॉडल भी हमने देखा अभी तक। तो अब देखो आपको यहाँ पर समझने के लिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को समझना है इसमें 4K सेल। आपको पता है K सेल के लिए हम N क्या यूज करते हैं, N मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिट, 1 यूज करते हैं। क्लियर है सबको, N इज इक्वल टू 1। इसमें देखो सब सेल होते हैं, K सेल में सब सेल होता है, दैट इज 1s। क्लियर है सबको, 1s। और आपको पता है देखो 4K सेल ये आपका हो जाएगा 4L सेल। अगर L सेल की बात करें, L सेल में N की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। L सेल के लिए क्या करेंगे, N की वैल्यू हम 2 लिखते हैं। ये कौन सा नंबर का सेल है, सेकंड सेल है ना, तो N इज इक्वल टू 2 इसलिए लिखते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट ये N लिखा था, N रिप्रेजेंट व्हाट, नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ सेल। N इज इक्वल टू 2, दिस इज व्हाट 2s एंड इसमें हो जाता है 2p। क्लियर है सबको। फॉर m शेल n इज इक्वल टू 3, इसमें आपका होता है 3s 3p एंड 3d। तो देखो इसमें हर एक में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं सब सेल बढ़ते जा रहा है। ये s,p,d,f हम इसको सब सेल बोलते हैं। दिस इज नोन एज s,p,d,f इज नोन एज सब सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब सेल, मतलब सेल से भी छोटा है। KLMN सेल से भी छोटा है। जैसे हमने देखा था नहीं आपका ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, ये क्या हो गया आपका K सेल, here is L सेल, here is M सेल and here is N सेल। दिस इज क्लियर और नॉट। देखो इसमें भी K सेल में भी सब सेल होते हैं। तो K सेल में आपका एक ही सब सेल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग 1s, ठीक है। L सेल में एक सब सेल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग N इज इक्वल टू 2, 2s 2p। क्लियर है पॉइंट। M इज इक्वल टू M सेल में N इज इक्वल टू 3, 3s 3p एंड 3d। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट। क्लियर है सबको। अब देखो फॉर N सेल, इफ यू टॉक अबाउट N सेल, फॉर N सेल N इज इक्वल टू 4 और N इज इक्वल टू 4 हो जाएगा तो 4s 4p 4d एंड 4f। दिस इज क्लियर और नॉट। तो क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाता है वो हम लोग देखते हैं। तो आपको S सब सेल का शेप पूछा जाता है। S सब सेल का शेप आपको एग्जाम में पूछा गया है। S सब सेल का शेप कैसा होता है, S सब सेल का शेप आपको पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्टली। इसका शेप हो जाता है स्फेरिकल। द शेप ऑफ S सब सेल इज स्फेरिकल। क्लियर है सबको। स्फेरिकल मीन्स लाइक दिस, दिस इज स्फेरिकल। स्फेरिकल मीन्स ने फुटबॉल को देखा है, वह स्फीयर की तरह होता है। तो स्फेरिकल शेप होता है आपका S सब सेल का, शेप पूछा जाता है इसमें एग्जाम में। नेक्स्ट इज P सब सेल। नेक्स्ट पॉइंट इज P सब सेल का शेप होता है डम्बल सेल, डम्बल सेल। नेक्स्ट पॉइंट इज D सब सेल, ये होता है आपका डबल डम्बेल शेप। आप कहोगे सर डम्बल शेप कैसा होता है, तो यू कैन विजुअलाइज हियर डम्बल शेप को हम लोग बोलते हैं इस तरह का शेप। दिस इज योर डम्बल शेप। जिम में होता है। क्लियर है सबको। तो ये आपका डम्बल शेप हो गया। तो देखो अगर इसको एक्स वाई और जेड एक्सिस में देखेंगे तो देखो इस तरह से इसको रिप्रेजेंटेशन ओरिएंटेशन इसका पूछा जाता है। ओरिएंटेशन अगर आपको पूछा जाए तो दिस इज एक्स वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। कॉमर्स में तो मैथ्स आपने लिया था ना, विदाउट मैथ्स था, विदाउट मैथ। तो एक्स वाई एंड जेड ये आपका एक्सिस में ओरिएंटेशन होता है, ओरिजिन के अराउंड ये होता है। क्लियर है सबको।
डी सब सेल का शेप कैसा होता है, डबल डम्बल। तो डबल डम्बल मीन्स ये आपका हो जाएगा, दिस इज योर डबल डम्बल सेल। इस तरह से आपका हो जाएगा डबल डम्बल। डम्बल आप जिम वगैरह गए होंगे तो डम्बल उसी को तो बोलते हैं। दिस इज द शेप ऑफ लाइक दैट। तो डम्बल शेप और ये आपका हो जाएगा डबल डम्बल शेप। नेक्स्ट इज एफ, एफ सब सेल। एफ सब सेल का जो शेप होता है इसको बोला गया है कॉम्प्लेक्स शेप। कॉम्प्लेक्स शेप, इसका शेप काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर है? तो अब देखो के शेल के लिए n इज इक्वल टू 1s। तो देख आपको पता है के शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2n स्क्वायर के फॉर्मूले पे। आपको पता है ना 2n स्क्वायर के फॉर्मूले पे। तो 2n स्क्वायर यहाँ पे 2n स्क्वायर, और 2n स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फाइंडिंग एनी इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सेल में हम किस फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, ये क्लास 9th में आपको दिया होगा, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, एनसीईआरटी। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में आप पढ़िएगा जब, तो आपको दिया हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है आपका होता है 2n स्क्वायर। ठीक है, n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू अगर हम पुट करेंगे 1 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, n इज इक्वल टू 1 किसको डिनोट करता है, के शेल को। दिस इज के शेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के शेल में कितने हो जाएंगे, 2 into 1 का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 2। क्लियर है सबको? पूछा जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन के सेल, 2 डायरेक्टली पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है बार बार, ये सेल एल सेल, एल सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, n इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 into 2 का स्क्वायर 4, 4 into 2 8। क्लियर है? एम सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, n इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी हाउ मच, 18। आप ये याद रख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 18। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड आउट कर सकते हो ना, एन सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके हो जाएंगे 4, 2 into 4 का स्क्वायर 16, 16 टू 32। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके 32। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑल दैट इज इक्वल टू 2, 8, 18, 32। तो ये सीक्वेंस आपका होता है। तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। एन सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके 8, एम सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 18, एंड एन सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 32। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है सबको? तो अब देखो इसका मतलब 1s में, इसमें एक ही ऑर्बिटल होगा, सब सेल होगा, कौन सा, 1s। इसका मतलब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। के सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। ठीक है, तो इसमें एक ही सब सेल है, कौन सा सब सेल है, 1s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो इसीलिए इसको लिखा जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे आपके 2। क्लियर है सबको? तो इसीलिए इसको लिखते हैं हम लोग 1s2। क्लियर और नॉट? क्लियर है? तो देखो इसका मतलब s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, s सब सेल में, इसको ऑर्बिटल भी बोलते हैं, सब सेल भी बोलते हैं। तो s सब सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। तो देखो इसका मतलब इसमें 2s है और 2p है, इट मींस दैट इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स l सेल में कितना हमने फाइंड आउट किया, 8। मतलब 2 2s में होंगे तो p में कितने होंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2p में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तभी तो हम लिखते हैं 2s2 एंड 2p6। 6 में मैक्सिमम, मतलब p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम 6। समझ में आया सबको? क्लियर है ये पॉइंट? तो पूछा जाता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन p सब सेल इज इक्वल टू, कितने हो जाएंगे, 6। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना, 1 by 1 हम लोग देख रहे हैं इसको। फिर उसके बाद वैसे ही सेम s में आपका फिक्स हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6। तो देखो इसमें 2 हो जाएंगे, इसमें कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो d में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, टोटल कितना है, एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल है, 18। देखो 6 और 2 8, तो कितने बचे, 10। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है? इसलिए हम इसको लिखते हैं 3s में 2 तो आपको पता ही है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है ये। इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा 3p6 एंड 3d में क्या लिखते हैं, 10। दिस इज क्लियर और नॉट? क्लियर है सबको? एन सेल में देखो n इज इक्वल टू 4 में, अब
n इज इक्वल टू 4 में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं। s में कितने होंगे? 2। p में हमने देखा 6 एंड d में 10। f में कितने होंगे? 32 माइनस 18 तो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। f में आपका 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लियर है सबको? तो आपने देखा यहाँ से कि s सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। तो आप एक पॉइंट यहाँ से आप नोट कर सकते हो कि s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, p सब सेल में आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 6 एंड d सब सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10 एंड f सब सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके 14। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? क्लियर है सबको? तो राइट डाउन दिस पॉइंट और दिस। आप इसको सेल भी बना लेना, इसमें ये अलाइंस की इस तरह से आप इसको लिख लो। शेप भी आप लिख लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, यू नो, ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वांटम नंबर। सर डी में 4 और 9 नहीं आ सकते? डी में अभी बताएंगे हम आपको। तो अब एनर्जी लेवल का हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्बिटल का एनर्जी, किसका एनर्जी ज्यादा होता है, किसका एनर्जी कम होता है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना? कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा सा फास्ट लिख लीजिए आप। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज एनर्जी। जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वेरियस ऑर्बिटल्स में, वो हम लोग देखेंगे। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और वेरियस सबसे किसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो हम लोग देखेंगे। आपने पढ़ा होगा 1s 2s, तो n इज इक्वल टू 1 में क्या होता है आपका? 1s होता है। दिस इज योर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, इसमें 3 ही होते हैं। नेक्स्ट इज 4s 4p 4d 4d। क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज 4p के बाद 5s 5p 5d 5f एंड 5c। तो आप देखो s p d f तक ही होता है, वैसे g भी कंसिडर कर लेते हैं। ऐसे 4 ही आपके सबसे अभी तक रिकॉग्नाइज किए गए हैं, ठीक है ना? हाँ, इन्हीं में 118 हाँ, एलिमेंट इन्हीं में जो है पूरे 118 एलिमेंट पूरे हो जाते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे हो जाते हैं। इसलिए जो हम जी वगैरह नहीं लिखते हैं, ठीक है? आप कर सकते हो जी लिख के, बट आपको समझने के लिए कि एस पी डी एफ सी, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट इज 6s 6p 6d 6f एंड सो ऑन। इसमें भी और आगे से होंगे, लेकिन बट इतने में ही हमारे जो पूरे एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट, ठीक है। 2016 में आपका जो पीरियोडिक टेबल अपडेट हुआ उसको बोला गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को? हेनरी मॉडल हाँ, हेनरी मोसले अभी जो था, नहीं मॉडर्न जो है पीरियोडिक टेबल हेनरी मोसले, ठीक है आपका करना, ठीक है, हेनरी मोसले। उसके बाद उसके आगे कौन से? वर्नर, ब्यूरी रैंग एंड वर्नर ने दिया था मॉडर्न एटॉमिक, मतलब मॉडर्न एक तरह से बोल सकते हैं आपके पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली। तो पीरियोडिक टेबल आपको पता है पूरे एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स, आपको 100 के बाद के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब आप बोल सकते हो कि यूरेनियम जो है उसके बाद के एलिमेंट्स जो है, मतलब 100 के बाद उनकी नेमिंग नहीं हुई है। 100 से 118 तक जो एलिमेंट्स हैं उनकी नेमिंग कोई परफेक्ट नहीं है। उसको बस एक सीक्वेंस बनाया गया कि 1 के लिए जो है हम लोग अनयूज करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हाँ मीन्स फिर 0 के लिए, फिर 2 के लिए हम बाई यूज़ करेंगे, 3 के लिए ट्राई यूज़ करेंगे, फिर लास्ट में IUM हम लोग जोड़ देंगे उसमें, ठीक है। तो ये सीक्वेंस बनाया गया उसकी नेमिंग के लिए, लेकिन उसकी कोई परफेक्ट ऐसा एलिमेंट जो है वो मिला नहीं है। बताया था आपको कि 118 एलिमेंट में से 94 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट हैं, मीन्स जो अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं, अर्थ के अंदर पाए जाते हैं। क्रस्ट मीन्स अंदर। अर्थ में 3 लेयर होते हैं, आपको पता है ना,
कौन कौन सा? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट जो है सबसे ऊपर का लेयर है, तो उसमें जो है बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो 94 एलिमेंट्स जो है वो अर्थ के क्रस्ट में ही पाए जाते हैं। बाकी सभी एलिमेंट्स को हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन करा के। दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, तो देखो आप इसमें ऑर्बिटल्स में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का देखेंगे, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या देखोगे आप, इस तरह से एरो सब में आपको बनाना है। तो ये जो है एरो आप बनाएंगे, फिर यहाँ से ये देखेंगे कि ये जो है सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, उसके बाद 2s में इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, उसके बाद 2s के बाद किस में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2p में। ठीक है, तो इस तरह से एरो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन सब पे एरो ऐसे बना देना है। दिस इज क्लियर ना? इस तरह से एरो बना देना है आपको, लाइक दिस। ये एरो आपका बनेगा, इस तरह से आपको एरो बना देना है। ये क्लियर है? एरो बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसको बस इस तरह से मिला देना है, like this। like this you can join। इस तरह से आप जो है आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो देखो सबसे पहले देखो समझो आप, 1s की एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। उसके बाद जैसे जैसे एरो जहां जहां बढ़ते जाएगा उन सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। देखो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, 1s की। एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर यू कैन से सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, 1s की। 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 2s की। 2s से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 2p की। उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 3s की। क्लियर है सबको? उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 3p की। उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 4s की। क्लियर है सबको? ये जो है ना, ये राउंड में जो सबसे पहले आ रहा है 4s, उसके बाद देखो आप 4s के बाद 3d आ रहा है। क्लियर है? 3d आ रहा है, उसके बाद 4p, फिर 5s, 4s के बाद 3d, फिर उसके बाद 3d के बाद आपका 4p, 4p, उसके बाद 5s। क्लियर है? 5s के बाद फिर 4d एंड सो ऑन। तो आप ये कर लेना आगे। ये सब एनर्जी लेवल है, तो आपको ज्यादा नहीं पूछा जाता, बस 3-4 एनर्जी लेवल के बारे में पूछा जाता है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d तक, यही तक आपको पूछा जाता है क्वेश्चन। 3s, 3d, 4p तक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है सबको? तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर के बारे में देखते हैं। लास्ट आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसके बाद यहाँ से एटॉमिक स्ट्रक्चर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके बारे में। उसके बाद उससे रिलेटेड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद जो है आपके हाइड्रोजन बॉम्ब कैसे बनता है, मतलब उसके लिए उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है कि फ्यूजन होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे रेडियो एक्टिविटी में। यूरेनियम के आइसोटोप्स को भी डिस्कस करेंगे 1 by 1। तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p। समझ में आ गया सबको? देयर आर 4 क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर हम लोग देखते हैं, क्वांटम नंबर के बारे में। देखो क्वांटम नंबर में 4 क्वांटम नंबर होते हैं आपके। फर्स्ट नंबर क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज गिवन बाय बोर्स। बोर्स ने दिया था। इस क्वांटम नंबर को पूछा जाता है, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है आपको कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाज गिवन बाय। तो बोर्स ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन किया था। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में n इज इक्वल टू, जैसे 1 है, तो ये क्या डिफाइन करता है, ये जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ सेल को क्या करता है, ये डिनोट करता है। मीन्स ये बताता है कि कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्वांटम नंबर जो है डिफाइन करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, अबाउट एन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अबाउट एन इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में बताते हैं कि किसी भी एटम में इसकी पोजीशन कहाँ है, उसके ओरिएंटेशन को बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके बारे में जानना हो
किसी को ऑल ओवर द वर्ल्ड में कोई आपके बारे में जानना चाहता है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि वर्ल्ड में आप कौन से कंट्री में रहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उससे पहले भी आपको देखेंगे कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं। वर्ल्ड में आपको पता नहीं कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7, ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट। सबसे पहले आपको वर्ल्ड में अगर कोई भी आदमी सर्च करेगा तो सर्च करेगा कि यस आप कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं, सबसे पहले कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं, ये चीज़ है। तो कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं ये कौन बताता है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ में आ रहा है, मतलब आप एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं तो ये आपको डिफाइन करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है सबको। उसके बाद सेम एज अब एशिया कॉन्टिनेंट में कौन से कंट्री में रहते हैं उसको आपको डिफाइन करेगा जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है। वो आपको डिफाइन करेगा कि आप कौन से कंट्री में रहते हैं। समझ में आया। तो ये मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता रहे हैं, जैसे आपके बारे में हम बता रहे हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो होगा इन सबको 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे आपको भी। थर्ड नंबर आप कौन से कंट्री में रहते हैं ये आपको एक्सप्लेन करेंगे कौन, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में जो है वो कौन एक्सप्लेन करेगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। समझ में आया। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, अब इंडिया, अब ये श्योर हो गया कि यस कंट्री आप कौन सी कंट्री में रहते हैं, इंडिया में। एजीमुथल क्वांटम नंबर ने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब इंडिया कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो कौन से स्टेट्स में रहते हैं आप वो कौन डिफाइन करेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर है। तो ये आपका डिफाइन करेगा कौन से स्टेट्स में आप रहते हैं, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉन जो है कौन से स्टेट में रहता है उसको डिफाइन करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के ओरिएंटेशन को डिफाइन करता है कि 3D में 3 डायमेंशनल फिगर में इलेक्ट्रॉन्स का 3 डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन जो है वो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है या जेड एक्सिस के अलोंग है। तो ये आपको एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको एम से डिनोट करते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं एन से, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से। समझ में आया सबको। तो दिस इज एल और दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज एम। किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज फोर्थ नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर जो है अब डिस्ट्रिक्ट नहीं डिफाइन करेगा, डिस्ट्रिक्ट तो डिफाइन करेगा ही करेगा और साथ में आपका नाम भी डिफाइन करेगा। तो दिस इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। तो लास्ट में क्या करता है, स्पिन क्वांटम नंबर क्लियरली डिफाइन कर देता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। उसका डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। आपको पता है ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के ऊपर स्पिन क्वांटम नंबर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज मींस वो घड़ी की दिशा की ओर, घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है, जिस दिशा में मूव करती है उसी दिशा में आपका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो दिस रोटेशन इज नोन एज क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होगा, दिस रोटेशन इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इसको बोलेंगे हम लोग ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो घड़ी की दिशा के विपरीत मीन्स जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एटम में, एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो घूम रहा है, रिवोल्यूशन जो परफॉर्म कर रहा है वो कौन सा डायरेक्शन में कर रहा है, क्लॉकवाइज वो कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। क्लियर है। तो ये कौन बताता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, एस। अब देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एज वेल एज स्पिन क्वांटम नंबर को, ठीक है। तो अब इसी में थोड़ा सा कुछ और भी आगे है, n = 1 जो है, फिर कुछ एलिमेंट्स के लिए भी लेंगे। तो अगर हम देखो n = 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब ये सब आपने लिख लिया नहीं 1 by 1। तो अब ये भी डिस्कस एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बताएंगे। सोमरफेल्ड ने दिया था इसको। ये सब जब एक एक करके पढ़ेंगे ना हम लोग तो उसके बारे में लिख लेंगे किसने दिया, जो है कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस है, ये डिफाइन करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। के सेल में प्रेजेंट है, एल सेल में प्रेजेंट है, एम सेल में प्रेजेंट है और एन सेल में प्रेजेंट है। दिस इज क्लियर ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये डिफाइन करता है।
तो अगर 1s के लिए आप बात करोगे फॉर 1s, तो 1s के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1s ऑर्बिटल के लिए। अगर 2s ऑर्बिटल के लिए बात करें और 2p ऑर्बिटल के लिए तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, इसलिए कि 2s और 2p कौन से सेल के हैं L सेल के हैं, और L सेल के लिए n की वैल्यू क्या होगी आपकी 2, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2। क्लियर है। 3s अगर और 3p के लिए हम बोलें और 3d के लिए तो n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट, क्लियर है सबको। अब देखो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस 4s 4p 4d एंड 4f, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी n is equal to 4। तो दिस इज द रेस्पेक्टिव वैल्यू फॉर द रेस्पेक्टिव सब सेट। यू कैन से 1s के लिए आपको n की वैल्यू 1 हो गई, 2s 2p के लिए n की वैल्यू 2 हो गई, एंड एज वेल एज 3s 3p 3d के लिए n की वैल्यू 3 हो गई, 4s 4p 4d 4f n is equal to 4। तो एक्चुअल में क्या डिफाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ सेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, कि कौन से सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो रहा है, कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कौन से सेल में उपस्थित है, उसको आपको बता रहा है कौन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ में आया। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है n 1 2 3 4 5 मीन्स पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर हम देखें तो इसको बोला जाता है कि n जो है 0 हो सकता है क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्वेश्चन आपको आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन बी 0। प्रिंसिपल मतलब बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वेश्चन ऐसे आपको पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट जो है वो ऑप्शन है। तो फर्स्ट नंबर आपको देगा इट डिस्क्राइब्स अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, इट डिस्क्राइब्स अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, वो जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इसके बारे में जो है वो आपका दे देगा। उसके बाद थर्ड नंबर देगा कि द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज आल्सो 0। उसके बाद थर्ड नंबर ऑप्शन देगा आपका ऑप्शन सी एंड डी। ठीक है, या ऑप्शन ए एंड बी, ऐसे ऑप्शन आपको पूछ सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप इसको क्या कर सकते हैं बता सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद आपका नेक्स्ट है एजीमुथल, जिसको हम लोग मैग्नेटिक एजीमुथल को हम लोग बोलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर, और उसके बाद उसको बोलते हैं सब्सिडियरी और सेकेंडरी। और उसको बताया था सोमेरफेल्ड ने, SOMMERFELD, सोमेरफेल्ड ने डिस्क्राइब किया था। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट।